Good morning. Hello everyone. Yes, good morning. Good morning to all of you. Good morning, sir. Yes, good morning. And स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, साउंड प्रॉपर हो तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. यूनिट एंड डायमेंशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. नया चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो एरर एंड मेजरमेंट है. सर आज वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं. अभी एरर एंड मेजरमेंट होगा, इसके बाद फिर करेंगे. ये दोनों बेसिक चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे. कई बार लोग क्या करते हैं, इसको एक ही चैप्टर बना देते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट्स. एनसीईआरटी पे भी देखोगे तो आपको एक ही चैप्टर बोला गया है, यूनिट एंड मेजरमेंट्स. हम लोगों ने दो पार्ट में कर रखा है बिकॉज ऑफ द पर्पस कि यूनिट एंड डायमेंशन को सेपरेटली लर्न करेंगे, इसको सेपरेटली लर्न करेंगे, और दोनों से एक ही क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग इसको कैरी करेंगे. हाँ, मॉड्यूल डिस्कशन की आपकी बात रहेगी तो मॉड्यूल के लिए काम कर लेते हैं. अभी आपको और टाइम दे देते हैं. ऑन मंडे को हम लोग मॉड्यूल का डिस्कशन करेंगे, तो आपके जो भी डाउट रहेंगे उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे. चलेगा? सो मंडे को जो अपना लेक्चर होगा दैट विल बी डिवोटेड फॉर मॉड्यूल डिस्कशन. सो इन केस अगर आप अभी तक उसको कंप्लीट नहीं कर पाए हैं बाय ड्यू टू सम रीजंस, तो जस्ट कंप्लीट इट बाय मंडे, और उसको हम लोग सेशन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या आपके जो डाउट्स हैं उसको फोकस कर लेंगे. नाउ एरर एंड मेजरमेंट बहुत सिंपल बट वेरी बेसिक चैप्टर है, और इनफैक्ट पाओगे बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं, और ये जो चैप्टर है अगेन पूरे फिजिक्स में लागू रहने वाला है. फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में एरर वाला क्वेश्चन बनाया जा सकता है. मेजरमेंट से रिलेटेड कई सारे चैप्टर को लिंक किया जा सकता है. सो इसके नॉलेज से आप बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चंस को देने में हेल्पफुल रहेगा. एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह से हम डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, क्या मेजरमेंट्स होता है, क्या लिस्ट काउंट होता है, और एरर किस तरह का होता है, कैसे प्रोपोगेट करता है वेरियस मेजरमेंट्स को लेकर के. सो आगे प्रोसीड करते हैं. आपके कुछ और पॉइंट्स हैं. आर वी गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम एससीवी? हाँ, आपको एससीवी को भी सॉल्व करना है, वो हम लोग बात कर चुके हैं. नोट्स इसके नोट्स बनाएंगे तो एससीवी को एक बार पढ़ना है कॉन्सेप्ट पॉइंट के लिए, और उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है. अपार्ट फ्रॉम कि आप एक बुक सॉल्व करते हो डीसीपी और सेंगेज में से, और मॉड्यूल है, तो आपके लिए फिजिक्स में काफी मटेरियल है सॉल्व करने के लिए. मॉड्यूल है, डीसीपी और सेंगेज में से एक है, एससीवी है, और अपने खुद के नोट्स हैं. एरर किसको कहते हैं उस पर आते हैं. एक बार आप इस चैप्टर को आप एनसीईआरटी से भी पढ़ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में डिटेल में दिया गया. सो एरर को अपने को डिफाइन करना होगा, तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं. जनरली हम लोग बात करते हैं ना कि एरर हो गया, ये हो गया, गलती हो गया. सो गलती और एरर में या फिर ऐसा बोलो मिस्टेक और एरर में काफी बड़ा डिफरेंस होता है. एरर एक साइंटिफिक टर्म है, एक साइंटिफिक टर्म है, और ये हम कैलकुलेट करते हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट में जो एरर्स आते हैं उनको मेजर करते हैं. इट्स नॉट लाइक मिस्टेक, इट्स अ डिफरेंट देन दैट. और किसी भी मेजरमेंट में आप देखोगे कि ये डिपेंड करता है हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यूज आती हैं. जैसे मैं आपको बेसिक आइडिया देता, लेट्स से आप सभी स्टूडेंट को एक रॉड दिया गया और आपसे पूछा गया कि इस रॉड की लेंथ बताओ, नॉट बाय कैलकुलेशन बट बाय मेजरमेंट. सो अगर आपको एक रॉड दिया गया और आपसे बोला गया इसकी लेंथ कैलकुलेट करो या मेजर करो, सो लेंथ मेजर करने के लिए आप क्या करने वाले हैं कि आपको स्केल यूज कर, क्योंकि आपको पता है कि रॉड है तो उसका अपना कुछ लेंथ सेंटीमीटर या मीटर्स में होगा, तो एक स्केल यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट. अगर आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिया जाता है जो बहुत थिन होता है, तो उसके लिए आप स्केल नहीं यूज करेंगे. या फिर आपसे ऐसा बोला जाए यहाँ से मून की डिस्टेंस मेजर करो, तो अभी ये स्केल को मेजर नहीं करोगे. तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना होता है
वो डिपेंड करता है हम किस स्केल पे बात कर रहे हैं और कितना डिस्टेंस अपने को मेजर करना, अगर डिस्टेंस की बात किया जाए। सिमिलरली टाइम की और वेट की और अदर पैरामीटर्स की हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रॉड मेजर करना है, सभी के पास स्केल है, तो आप क्या करते हो, आप ऐसा स्केल लगाओगे और देखोगे कि कितने डिस्टेंस तक जा रहा है, वहां पर आप बता दोगे कि इतना स्केल पर जा रहा है, ये डिवीजन आ रहा है, उसको मेजर करके बता दिया। सपोज कर लीजिए कि ऐसा कुछ हो जाए कि 10th यहाँ पर दिख रहा है आपको और 11th यहाँ पे दिख रहा है, और ये जो रॉड है वो 10th और 11th के बीच में कहीं जा रहा है, तो आप एग्जैक्टली लेंथ नहीं बता पाओगे। आई मीन लाइक कि कोई स्टूडेंट हो सकता है एक मेजरमेंट कहता है कि इसकी वैल्यू आ रही है 10.23 सेंटीमीटर, कोई कहता है कि नहीं इसकी आ रही है डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, somebody says कि नहीं इसकी डिस्टेंस आ रही है 10.0 सेंटीमीटर, somebody may call it like कि इसकी डिस्टेंस आ रही है 10 सेंटीमीटर। you will find कि अगर different स्टूडेंट मेजर करता है ना सेम इंस्ट्रूमेंट को लेकर के, सेम बॉडी को या ऑब्जेक्ट को, सो यू विल फाइंड डिफरेंट मेजरमेंट्स आने वाले हैं। नाउ तो जो आप मेजरमेंट कर रहे होते हो और जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, इस रॉड की जो एक्चुअल लेंथ होगी वो तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होने वाली है, लेकिन डिफरेंट मेजरमेंट्स उसको डिफरेंट आंसर दे सकते हैं। तो जो ये जो डिफरेंस होता है एक्चुअल वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यूज में, उसी को हम लोग एरर कहते हैं। तो दो वैल्यूज आएंगी, एक तो एक्चुअल वैल्यू होगी और दूसरा मेजर्ड वैल्यू होगी। एरर कई तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जो भी एरर आएगा दैट विल बी डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एज वेल एज मेजर्ड वैल्यू। तो इसको हम बेसिक वे पे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज, नोट कर लीजिए, the difference between actual or real, you can call, value and measured value. एज ए स्टूडेंट अपना पर्पस क्या रहता है? अपना पर्पस ये रहता है कि ये जो डिफरेंस हो एक्चुअल और मेजर्ड के बीच में वो कम से कम हो। दैट मीन्स एरर शुड बी एज लीस्ट एज पॉसिबल, और जितना लीस्ट एरर होगा उतना हमारा आंसर एक्यूरेट होगा, उतना हम क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू के पास जाएंगे। बट आप पाओगे कि कोई भी मेजरमेंट करते हो देयर इज नो सिंगल मेजरमेंट विच इज परफेक्ट। दैट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड द एक्चुअल वैल्यू एवर, we will always have some error, but some how what is the magnitude of error, ये मैटर करने वाला है। अगर मैग्नीट्यूड कम है तो एक्सेप्टेबल लिमिट पर आएगा, ज्यादा मैग्नीट्यूड है तो फिर नॉन एक्सेप्टेबल लिमिट पर आएगा। सो एरर इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर व्हाटएवर द मेजरमेंट यू आर गोइंग टू टेक। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि एक्चुअल को पता करने की कोशिश करेंगे और मेजर्ड को पता करने की कोशिश करेंगे, वहां से एरर को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। somebody is saying Dars, you are saying कि स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके, सो मैं क्विकली रीशेयर कर देता हूँ। इन केस आपको स्क्रीन ना दिखा करे, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एग्जिट एंड देन टेक एंट्री। कई बार वो वर्क कर जाता है। इसको थोड़ा सा और डिटेल पे ले जाने से पहले इसके कैटेगराइजेशन को हम बता देते हैं। जनरली ये दो तरह का होता है एरर। वन वी कॉल इट एज अ रैंडम एरर, another we call it as a systematic error. आप कभी लैबोरेटरी पे एक्सपेरिमेंट करेंगे देन यू विल रियलाइज, हो सकता है कि कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये रॉड का तो बहुत सिंपल है क्योंकि इस पे आपको बहुत ज्यादा अरेंजमेंट्स नहीं करने हैं। हो सकता है लेट्स से कि आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो किसी लैबोरेटरी पर किसी वायर का, और मे बी करंट मेजर कर रहे हो, पोटेंशियल मेजर कर रहे हो और व्हाटएवर। सो ऐसा आप ऑब्जर्व करोगे कि अगर आप एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हो तो हर बार डिफरेंट आंसर आता है। in case you are repeating the same experiment, you might get different answer for the same experiment.
तो अगर एक ही एक्सपेरिमेंट करने से आपको बार बार आंसर डिफरेंट आता है, somebody saying voice is not proper, is it the case? वॉइस प्रॉपर नहीं है तो फिर मैं कुछ चेक करता सर आ रही नहीं है हूँ। आवाज? आ रही है आवाज। ओके, अगर आ रही है तो फिर इसका मतलब है सही है। anyway, so seems like correct. So रैंडम एरर क्या होता है? अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो, राइट, सेम एक्सपेरिमेंट आप ही कर रहे हो और वो बार बार आपको डिफरेंट आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब है कि there are some parameters which are not controlled, right? So because of some randomness error आ रही है, तो उसको हम लोग रैंडम कैटेगरी पे रखते हैं। मतलब सेम पर्सन इज डूइंग द सेम एक्सपेरिमेंट रिपीटेडली एंड गेटिंग डिफरेंट आंसर्स। अब ये बहुत ऑब्वियस है, कभी आप लैबोरेटरी पे वर्क करोगे, एक एक्सपेरिमेंट को फिर हम एक रीडिंग नहीं लेते हैं। जैसे आपको लेट्स से कि किसी लेंस का फोकल लेंथ पता करना है अपने को, राइट, तो हम केवल एक रीडिंग नहीं लेते हैं, मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं, फिर उसका एवरेज निकालते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम अगर मल्टीपल रीडिंग ले रहे होंगे तो आप ऑब्जर्व भी करोगे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू आपको वापस नहीं मिलती है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ रैंडम एरर, और हर एक्सपेरिमेंट में रैंडम एरर्स रहते हैं। कुछ सिस्टमैटिक होते हैं। सिस्टमैटिक का मतलब क्या हुआ कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया, अगर वो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर कैलिब्रेटेड नहीं है, उस पर कुछ फॉल्टी है, या कुछ और भी सिस्टम के साथ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से एरर आएगी, दैट मीन्स नो मैटर कौन सा पर्सन उस एक्सपेरिमेंट को करता है, वो एरर आना ही आना है। तो उसको हम बोलेंगे वो सिस्टमैटिक एरर है। जो सिस्टमैटिक एरर होते हैं उनको हम फिक्स कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना एरर आता है, और उसका हम करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि आपका स्केल जो है वो लेंथ में कुछ एरर देता है, तो अपने को पता चल गया कि अगर वो हमको एक पर्टिकुलर अमाउंट का एरर देता है, तो जब कभी हमको आंसर लिखना होगा तो उस एरर का हम करेक्शन कर सकते हैं। पॉइंट इज दिस एरर इज इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका साइन डिसाइड कर सकते हैं, और ये इसको करेक्शन में ला सकते हैं। लेकिन जो रैंडम होता है वो रैंडम चल रहा होता है, उस पर अपना कंट्रोल नहीं चल रहा होता है। सो आपको बेसिक डिफरेंस समझना है कि रैंडम एरर्स क्या आते हैं, दैट मे बी दैट आर बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स, और सिस्टमैटिक क्या होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द सिस्टम। लेट्स से कि आपका इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंट की जो एरर मिस्टेक्स आएगी या जो एरर्स आएंगी वो अपने आप को रिपीट करेंगी। सो इन दो कैटेगरीज में उनको पढ़ते हैं। ये जो सिस्टमैटिक होती हैं इनको हम लोग पता कर लेते हैं और को करेक्ट कर लेते हैं। रैंडम को पता करना, करेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बार बार होती है। तो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू नहीं लेते हैं, मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं, फिर उन मल्टीपल रीडिंग्स का एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, और उससे हम काफी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू पहुंच जाते हैं। सो अपना फोकस जो रैंडम वाले पे रहेगा कि रैंडम एरर्स कैसे हैंडल करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल रीडिंग लेंगे। जैसे अपने L1 लिया, फिर L2 लिया लेंथ के लिए, फिर L3 लिया, फिर L4 लिया, इस तरह से n नंबर ऑफ रीडिंग ले ली। फिर आप बोलोगे कि मीन वैल्यू क्या होगी। मीन वैल्यू फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे, समेशन ऑफ Li डिवाइड बाई नंबर ऑफ रीडिंग्स। दैट मीन्स बेसिकली इज रिटन एज L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln डिवाइड बाई n। जब आप ऐसा एवरेज ले लेते हो तो जो रैंडम एरर्स थी ना वो मिनिमाइज हो जाती हैं, तो ये मीन वैल्यू अपने लिए हो जाती है। यहाँ पर L लेटर मैंने यूज कर लिया फॉर लेंथ, आप A यूज कर सकते हो, P यूज कर सकते हो, व्हाटएवर। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सपोज कर लिया आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, अब हम इसी को डिटेल में लिखते हैं। लेट A, yeah, somebody saying something? सर आप पिछली स्लाइड एक और बार दिखा सकते हो? हाँ श्योर, नोट कर लीजिए। जो भी मैंने लास्ट में लिखा इसको और इलेबोरेट के मैं करके नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। सर यस सर एक बार ब्रीफ में रैंडम और सिस्टमैटिक का डिफरेंस बताओगे क्या प्लीज?
ओके, फिर से मैं बोल देता हूँ उसी लैंग्वेज में जो मैंने अभी बोला था कि सपोज कर लिया आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो और आप उसी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हो, सेम थिंग यू आर डूइंग, आप ही कर रहे हो और एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो डिफरेंट टाइम पे अगर सेम एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो उसकी अलग अलग रीडिंग्स हमको मिलते हैं, हमारे जो आंसर्स आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। ये जो एरर्स, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एरर्स चल रही है, तभी तो हमारे आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, बिकॉज हमको सेम ही क्वांटिटी को मेजर करना था, सेम एक्सपेरिमेंट है, सेम पर्सन मेजर कर रहा है, तो सेम आंसर आना चाहिए या ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए, मेजरमेंट्स आनी चाहिए, लेकिन सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब है दिस इज बिकॉज ऑफ सम एरर गोइंग ऑन, वट एवर दैट्स कॉल्ड रैंडम, बिकॉज ये ऐसी एरर है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे क्यों ऐसा हो रहा है। कुछ अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स होते हैं, जैसे आप अगर करंट मेजर कर रहे हो, कुछ फ्लक्चुएशंस चल रहे होंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, समथिंग लाइक कि समथिंग अनकंट्रोल्ड इज देयर, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम है। दूसरा होता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब आपने फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट ले लिया, जैसे कि सपोज कर लीजिए कि आप अगर वर्नियर कैलिपर से आप आगे पढ़ेंगे या फिर स्क्रू गेज पढ़ेंगे, तो अगर आप वर्नियर कैलिपर से डिस्टेंस को या लेंथ को मेजर करते हो, लेट से वो हर बार 0.1 सेंटीमीटर ज्यादा मेजर करता है, तो आपको पता है कि ये हर बार 0.1 सेंटीमीटर ज्यादा मेजर करता है, तो आप श्योर हो कि अगर किसी की लेंथ आपने मेजर की तो उसमें 0.1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आएगा, ये आपको पता है क्यों, क्योंकि ये फॉल्ट है इंस्ट्रूमेंट की। तो जो आपको फाइनल आंसर बताना होगा तो इसको हम करेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह की जो एरर्स होती हैं वो सिस्टमैटिक होती हैं, और उनको हम लोग पहले से पता कर लेते कि कौन कौन से प्रॉब्लम है सिस्टम की, किसकी किसकी वजह से ये आ रहा है, उसको लिस्ट कर लेते, बाद में करेक्ट कर लेते हैं। नाउ व्हाट अबाउट दिस रैंडम? रैंडम एरर्स तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, सो इनको मिनिमाइज करना है। इनको कैसे करेक्ट करेंगे? इसको करेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करने के लिए वी विल टेक नंबर ऑफ रीडिंग्स। आप देखोगे आप जितनी रीडिंग्स लोगे उतना आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। अब लेबोरेटरी में जब कभी कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, ग्रेजुएशन में, आईआईटीज में, मे बी समवेयर, तो आपको ये बोला जाएगा कि टेक लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स। द पर्पज इज कि जितना ज्यादा आप रीडिंग्स लोगे उतना ये हमारा जो एवरेज वैल्यू होगा वो एक्चुअल वैल्यू के क्लोज चला जाएगा। दैट मीन्स रैंडम एरर हमारी मिनिमाइज हो जाएगी। सो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम नंबर ऑफ रीडिंग्स को लेते हैं, फिर उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और फिर भी हम लोग चेक करते हैं कि हमारे ईच एक्सपेरिमेंट, फिर हम ये चेक करेंगे कि हमने जो L1 लिया था तो इस पे कितना एरर गया, सेकेंड रीडिंग में हमारा कितना एरर था, नेक्स्ट रीडिंग में हमारा कितना एरर था, फिर हम एरर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डिफरेंस अनकंट्रोल्ड फैक्टर, नॉन फैक्टर, अब ऐसा समझ लीजिए। सपोज कर लीजिए हमको फिजिकल क्वांटिटी ए मेजर करना है, तो हम सिंबल ए यूज करेंगे। लेट ए इज मेजर्ड, तो अगर ए को हमको मेजर करना है, यू विल फाइंड कि हमको ए के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे और ए को कई बार रीडिंग में लेना पड़ेगा। सो लेट्स हमने एक बार रीडिंग में A1 लिया, फिर हमारे पास A2 आया, फिर A3 आया, और इस तरह से हमारे पास n नंबर ऑफ रीडिंग्स लिए हैं, n रीडिंग्स लिए हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। n अगर हमारा लार्ज है हम उतना क्लोज टू एक्यूरेट जाएंगे, कम है तो हमारे एरर होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। फिर हम क्या बोलते हैं कि जो ए की मीन वैल्यू होगी या एवरेज वैल्यू होगी, तो ए मीन को कैलकुलेट कर लेंगे। ए मीन इज गोइंग टू बी इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन। अर्थमेटिक एवरेज ले लेते हैं, मीन आपने पढ़ा होगा मैथ्स में और आगे पढ़ेंगे। So that's going to be sum of all the quantities or readings divided by total number of readings. So that's the mean value. ये जो A mean आएगी, आप देखोगे कि हो सकता है A1 ज्यादा डेविएट कर गया हो एक्चुअल वैल्यू से, A2 ज्यादा डेविएट कम कर गया हो, या A3 कम किया हो। तो जब आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए तो जो मीन वैल्यू होगी वो उनका एवरेज कर देता है, तो एवरेज हमको एक्चुअल के क्लोज ले जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मेजरमेंट का हमारे पास एक्चुअल वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जितना कम रैंडमाइज्ड एरर होगा उतना वो एक्चुअल के क्लोज हो जाएगा, तो इसको हम लोग एक्चुअल वैल्यू जैसे ट्रीट करने लगते हैं। सो इसको हम क्लोज टू एक्चुअल मानते हैं।
सो ये क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू हो गया। नाउ अब सपोज कर लीजिए आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखना है कि हमारे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कितना एरर गया था। सो एरर इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और फर्स्ट रीडिंग, कैन वी से कि इस एरर को अगर हम लोग लिखते हैं डेल्टा A1, डेल्टा A1 मींस डेल्टा मतलब चेंज हुआ, एरर को भी डेल्टा, और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू और A1 वैल्यू। A1 और एक्चुअल में कितना डिफरेंस था वो एरर को बता रहा होगा। जब कभी हम लोग एरर बोलते हैं ना तो हम हमेशा उसको पॉजिटिव बोलते हैं, तो मॉड लगा देंगे। हमको नहीं पता कि मीन बड़ा है या A1 बड़ा है, ऐसा हो सकता है कि A1 बड़ा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि मीन बड़ा हो जाए, तो उसकी हम एवरेज वैल्यू सॉरी मॉड वैल्यू लेते हैं। सो एरर इज रेड, उसको हम पॉजिटिव वैल्यू के टर्म में ही लिखते हैं। सो ये हमारे लिए फर्स्ट रीडिंग में कितना एरर आया ये अपने को पता चल रहा है। क्या इसी तरह से हम सेकेंड रीडिंग में कितना एरर आया बता सकते हैं? We can definitely find out कि कितना एरर आएगा सेकेंड रीडिंग में। So you can write as a delta A2, that's going to be some mean value minus A2. So that will become delta A2, that is error in the second reading. Similarly आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब में लेके आ जाएंगे। nth रीडिंग की बात कर लेंगे, error in nth reading. So that will become delta AN. Delta AN is going to be equal to again the mean value minus AN. हम लोग मीन क्यों यूज कर रहे हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल को तो पता नहीं होता है। सो मीन इज वेरी क्लोज टू एक्चुअल, इसलिए हम इसको इस तरह से यूज कर लेते हैं। कॉपी कर लीजिए, फिर आगे क्या करना उसके बारे में बताते हैं। सर आप स्क्रीन पे कुछ सर, लिखिए ना। मॉड क्यों लिया? समझा नहीं, फिर से बोलिए। सर मॉड क्यों लिया है? मॉड क्यों लिया? क्योंकि जो एरर होता है वो एरर को हम लोग पॉजिटिव लिखना पसंद करेंगे। क्यों लिखना पसंद करेंगे? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मीन हमारी ज्यादा हो और एवरेज ये जो इंडिविजुअल है वो कम हो जाए। इनमें दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है किसी भी केस के लिए। तो एज ए एरर हम उसको पॉजिटिव लिखते हैं सो दैट कि हम टोटल एरर के बारे में बात कर सकें। आपने कुछ लिखा हुआ, मैं एक बार बताता हूँ, तब तक आप इसको कॉपी करेंगे। You are saying, can we say that random errors are caused by human mistakes and system by machines? रैंडम एरर केवल ह्यूमन की वजह से नहीं है, वो सिस्टम में भी कुछ रैंडम फैक्टर्स होते हैं जो अनकंट्रोल्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, लेट्स से कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में फ्लक्चुएट कर रहा है। सो दैट इज अनकंट्रोल्ड। तो आप रैंडम का मतलब अनकंट्रोल्ड फैक्टर से समझिए, सिस्टम का मतलब और सिस्टमेटिक का मतलब जो कंट्रोल्ड फैक्टर्स होते हैं जिनको हम समझ सकते हैं, कि जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितना एरर है और कितना रिपीट हो रहा है एरर। फिर आप लिखते हो रैंडम एरर्स कैन आल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू अनकंट्रोलेबल फैक्टर। यस, जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जैसे टेम्परेचर वेरिएशन, ह्यूमिडिटी वेरिएशन, यस उन फैक्टर की वजह से होता है, उनको हम बोलते हैं। नाउ ये जो अभी आपने एरर कैलकुलेट किया है वो ए पर एरर कैलकुलेट नहीं किया है, ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस पर एरर कैलकुलेट किया है। अपने को क्या पता करना है? अपने को ये पता करना है कि ए पर कितना एरर गया, जो हमारा क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट्स था। सो ए की जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसको हम ए मीन जैसा पकड़ेंगे, क्योंकि दैट इज टू द ट्रू वैल्यू। और इस पे कितना एरर चल रहा होगा, तो इन सारी एरर्स का भी हम लोग एवरेज ले लेंगे। So if we take the average या mean value of all these individual errors, तो हमारी जो random errors थी ना वो minimize हो जाती है। So अगर मैं next slide पे जाता हूँ तो अपने पास error calculate करने का, total error calculate करने का idea होगा। So we can say कि so the mean error in A का मतलब A को जिसको मेजरमेंट कर रहा है तो उस पर कितना मीन एरर और एवरेज एरर आने वाली है।
तो उसको हम डेल्टा ए मीन बोल सकते हैं। ये जो डेल्टा ए मीन आएगा, तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एरर था उसको प्लस सेकेंड एक्सपेरिमेंट का एरर उसको, इस तरह के सारे एक्सपेरिमेंट की एरर्स का एवरेज कैलकुलेट करेंगे। सो दिस विल बिकम द मीन एवरेज और या फिर मीन एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए। सो एरर्स का भी एवरेज कैलकुलेट करते हैं, ऑब्जर्वेशंस का भी एवरेज कैलकुलेट करते हैं, फिर दोनों से हम कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल वैल्यू और एरर वैल्यू। कॉपी कर लीजिए। फिर हम कंक्लूजन देने वाले हैं। सो यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे? यहाँ से ये कंक्लूड करेंगे कि जो ए की वैल्यू है वो क्या होगी। सो वैल्यू ऑफ ए कैन बी गिवन बाय इस तरह से, ए मीन जो आपने मीन कैलकुलेट किया था प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। सो किसी भी मेजरमेंट को अगर आपको एक्सप्रेस करना होता है तो हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, उसकी वैल्यू प्लस माइनस एरर। सो इससे आपको पता चलेगा कि ए जो है वो कहां से कहां तक वैल्यू को ले सकता है। दैट मीन्स दिस फर्दर इम्प्लाइज ए कैन हैव वैल्यूज between this a मीन जो आपने कैलकुलेट किया माइनस डेल्टा ए मीन, यहां से लेकर के ए मीन और एवरेज प्लस डेल्टा ए मीन के बीच में होगा। इसका मतलब अगर आप ए की एक्चुअल वैल्यू बोलोगे तो प्लस और माइनस यानी रेंज की बात करते हैं। कई बार आपको ऐसा बोलेगा व्हाट इज द रेंज ऑफ एरर। सो रेंज ऑफ एरर, this range of error is going to be basically from range of error is going to be minus delta a mean value to a mean value। तो यहां से यहां तक इसकी एरर रहती है। तो इतना एरर इन्वॉल्व है और उस एरर के साथ हम इसकी ए की वैल्यू के बारे में बात कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए, फिर आपके क्वेरीज को मैं ले लेता हूं और एक एग्जांपल से इसको एलैबोरेट भी कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो हम लोग एरर कैलकुलेट कर रहे हैं इसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर भी बोलेंगे, क्योंकि हम हर मेजरमेंट की एरर कैलकुलेट कर रहे हैं और इंडिविजुअल की एरर कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। प्लस माइनस क्यों लिया ये भी आप किया है। तो एरर जो है ना, वैल्यू हमारी ज्यादा भी आ सकती है, वैल्यू हमारी कम भी हो सकती है। और इसी प्लस माइनस के लिए हमने यहाँ पे मॉड लिया था स्टार्टिंग में, हमने सबको पॉजिटिव लिया, इसमें कुछ नेगेटिव भी आ सकते थे, राइट। जब हम लोग एरर कैलकुलेट करते हैं तो हम वर्स्ट केस के लिए कैलकुलेट करते हैं कि मैक्सिमम एरर कितना जा सकता है। सिंस अपने को मैक्सिमम कैलकुलेट करना है तो हमने को सबको पॉजिटिव बनाने का, इसको पॉजिटिव बनाने से हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि जो मीन वैल्यू आएगी, डेल्टा ए मीन आएगी, वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो वो मैक्सिमम हो सकती है। ये जो हमारी एरर है ये या तो एड अप होकर के आ रही होगी या फिर ये सब्ट्रैक्ट होकर के आ रही होगी। Are you getting my point? क्यों एड अप सब्ट्रैक्ट? ऐसा केस हो सकता है कि ये सभी के सभी पॉजिटिव हो जाएं, एक एक्सट्रीम केस। दूसरा एक्सट्रीम केस हो सकता है कि ये सभी के सभी निगेटिव हो जाएं। तो जब ये पॉजिटिव होंगे तब डेल्टा ए मैक्सिमम आएगा, मीन वैल्यू। अगर ये सभी के सभी नेगेटिव होंगे तब भी डेल्टा ए मैक्सिमम अपनी मैक्सिमम वैल्यू रहेगा माइनस साइन के साथ। तो उन दोनों केसेस को लेने के लिए हम फिर यहाँ पे क्या लगाते हैं, प्लस और माइनस, सो दैट कि प्लस वाला भी केस एक्सट्रीम वाला ले लिया और माइनस वाला भी केस ले लिया, उनके बिटवीन वाले केस हो गए। तो जो हमारी क्वांटिटी आने वाली है, ए की जो वैल्यू आने वाली है, वो इस रेंज पे लाई करेगी। हम किसी भी मेजरमेंट से किसी भी ऑब्जर्वेशन के बारे में एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि उसकी वैल्यू क्या है, लेकिन हम रेंज जरूर बता देते हैं कि इस रेंज से के बीच में इसकी वैल्यू लाई करने वाली है।
और हमारा रेंज जितना कम होगा उतना एक्यूरेट मेजरमेंट होता है। इसका मतलब हमारी एरर जितनी कम होगी उतना ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट आएगा। लेकिन एरर जरूर आती है, लेकिन जब हम लोग एरर लिखते हैं तो हम मैक्सिमम स्पेस को यूज करते हैं, यानी मैक्सिमम एरर को बात करते हैं कि उसके बियॉन्ड हमारी वैल्यू नहीं है। So that's why we take this mod value as well as this plus minus. Why plus and minus in absolute value? That's what I explained. Plus minus क्यों लेते हैं? अगर हमने plus minus नहीं लिया, मैं अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेट्स से कॉमन सेंस वाला एग्जांपल या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पकड़ लेते हैं। लेट्स अपने पास a की वैल्यू, कोई हमसे बोलता है a की वैल्यू या a मीन की वैल्यू 10 सेंटीमीटर निकाला या 10.0 सेंटीमीटर निकाला है, और डेल्टा ए मीन की वैल्यू, ये लेंथ को अगर इंडिकेट कर रहा है लेट्स से, तो डेल्टा ए की वैल्यू अपने पास आ रहा है लेट्स से 0.2 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग हम क्या समझेंगे? हम ये बोलेंगे कि जो हमारे पास ए वैल्यू है वो ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन, आगे चलकर हम लोग मीन टर्म हटा देंगे क्योंकि वो लेंथी लग रहा है, बट अभी हमने सिंस मीन निकाला इसलिए इसको कैरी कर रहे हैं, और ये ए मीन और एवरेज वैल्यू प्लस डेल्टा ए मीन के बाद लाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ? सिंस हम लोग ये जानते हैं, एक कंक्लूजन निकाल लेंगे कि जो वैल्यू हमारी की वैल्यू होगी वो दो नंबर्स के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रही है। दो नंबर्स कौन से हो जाएंगे? इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 9.8 कुछ बन जाएगा, और जब इसको आप ऐड करोगे तो 10.2 बन जाएगा। इसका मतलब 9.8 सेंटीमीटर और 10.2 सेंटीमीटर के बीच में उसकी लेंथ लाई कर रही हो, अगर हमने लेंथ वाली बात की है या जो भी मेजरमेंट किया है। नो, इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर आप इसकी लेंथ मेजर करोगे, एक्चुअली इसकी लेंथ मेजर करोगे, तो हम ये गारंटी करना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू इस रेंज के बीच में फॉल करेगी। दैट मीन्स अगर कोई कहता है कि क्या ए की वैल्यू 9.7 हो सकती है, हम बोलेंगे नो। क्या इसकी वैल्यू 10.3 हो सकती है सेंटीमीटर में? वी विल से नो। व्हाई? बिकॉज वी हैव included the maximum possible error in this experiment. अगर आप मैक्सिमम पॉसिबल एरर को काउंट कर लेते हो तो फिर कोई एक्स्ट्रा एरर आने के चांस ही नहीं है। तो उस रेंज के बियॉन्ड अगर आपका आंसर जाएगा, इसका कोई चांस नहीं है। अगर कोई बोलता है कि क्या ए की वैल्यू 10.1 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। डिपेंडिंग अपॉन योर मेजरमेंट इट कैन बी 10.1 बट इट कैन नॉट बी 10.3। मीनिंग कि हम जो एरर को लेके चल रहे हैं, मीन वैल्यू को लेके चल रहे हैं, वो मैक्सिमम लेके चल रहे हैं। ऐसा हम तभी बोल पाएंगे जब हम इसको मैक्स लेके चलेंगे। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, अगर हम ए को मैक्स लेके चलना चाहते हैं, तो हम अपने को यहाँ पर सभी को मॉड पे लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप मॉड पे लिखोगे तो सभी पॉजिटिव आएंगे, फिर आप ऐड करोगे तो सभी इंक्रीज कर जाएंगे या ऐड अप कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने मॉड नहीं लगाया होता तो कुछ पॉजिटिव होते, कुछ निगेटिव होते, वो आपस में सेटल कर जाते, तो एवरेज वैल्यू को कम कर देते। एवरेज वैल्यू को कम कर देते तो जो एरर की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर, ये एरर की वैल्यू हमारी कम हो जाती, तो वो मैक्सिमम नहीं रहती, तो हमारा जो रेंज आता वो एक्यूरेट रेंज नहीं आता। नाउ अब ये प्लस माइनस क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे के सारे नंबर पॉजिटिव होते तो प्लस आएगा, अगर सारे के सारे नंबर निगेटिव होते तो सो माइनस और प्लस के बीच में जितने भी नंबर्स फिजिबल हो पाएंगे वो हमारे रेंज को बता रहे होंगे। तो अपने को जब रेंज निकालना होता है, मैक्सिमम निकालना होता है, तो फिर हम इसीलिए इसको मॉड लेते हैं और यहाँ पर प्लस माइनस साइन दोनों लगाते हैं। एंड देन आफ्टर वी कैन से कि हमारा ये एक्चुअल रेंज है। अब आप कोई भी मेजर, अगर कोई भी स्टूडेंट मेजर करता है और इसके बीच में आंसर लेके आता है तो उसको करेक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर इसके बियॉन्ड आंसर लेके आता है, दैट मीन्स हमने मैक्सिमम एरर आपको परमिसिबल मैक्सिमम एरर दिया, उसके बियॉन्ड भी आप जा रहे हो, इसका मतलब आप मिस्टेक कर रहे हो। अब आप एरर नहीं कर रहे हो, अब आप मिस्टेक कर रहे हो, और मिस्टेक को हम काउंट नहीं करते हैं, एरर्स को काउंट करते हैं। So error has to be maximum. That's why we take magnitude as a positive. फिर प्लस माइनस लगा करके उसके पूरे रेंज को कैच कर देते हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा, और आगे और भी पढ़ेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा।
आपने कुछ लिखा था, इज इट करेक्ट दैट द मोर रीडिंग वी टेक द मोर एक्यूरेट आंसर विल बी रिकॉर्डेड? यस, बिकॉज जब हम ज्यादा रीडिंग्स लेते हैं तो जो एवरेज वैल्यू होती है वो एक्चुअल वैल्यू के क्लोज जा रही होती है। फिर आप लिखते हो प्लस माइनस के बारे में मैंने बताया आपको, एंड देयर कैन बी टू एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए, ओके माइंड इट, जब हम लोग एरर बोलेंगे तो डेल्टा ए बोलेंगे, और जो उसकी वैल्यू को लिखेंगे तो प्लस माइनस करके लिखेंगे। जनरली क्या होता है, जो एरर होता है वो हम हमेशा प्लस माइनस में देते हैं, क्योंकि वो एरर आप बोल रहे हो। देखो क्या होता है ना, एरर न्यूट्रल टर्म है, दैट मीन्स उतना आपने कम मेजर किया होगा आइदर, और द सेम अमाउंट आपने ज्यादा मेजर किया होगा। So when we say error, we are not saying कि this is more or this is less. Hence we carry plus and minus both together. जब कभी आपको एरर बोलना होगा तो आपको प्लस और माइनस दोनों टर्म में बोलना है। आप देखोगे ये जो चैप्टर है ना, एरर एंड मेजरमेंट, सीम्स टू बी वेरी सिंपल, सीम्स टू बी वेरी ऑब्वियस। सिंपल तो है, ऑब्वियस लगता है, बट उतना ऑब्वियस नहीं है। आप देखोगे कि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट गलत करके आता है, तो अगर सही से पता नहीं है तो वो अपना कॉमन सेंस लगाएगा। यहाँ पर कॉमन सेंस से ज्यादा रूल्स वर्क करते हैं, और रूल्स के अकॉर्डिंग आप कॉमन सेंस को डेवलप कीजिए। सो एरर विल बी प्लस माइनस ऑलवेज, और एब्सोल्यूट इसलिए बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि हमने ए पर कितना मैक्सिमम एरर जा सकता है उसके बारे में हमने बात की है। फिर हम देखते कई बार ऐसा बोलते हैं परसेंटेज एरर, आपने बोला होगा कि लाइक 10% का एरर चल रहा है, तो वो परसेंटेज एरर होता है। फ्रैक्शनल में बोलते हैं, रिलेटिवली बोलते हैं, तो कई तरह के टर्म्स हैं। सो अपने को क्या, इसे एक एग्जांपल से आपको समझ में आया कि ये मैक्स होता है, इसकी एक रेंज होती है, और वो अपने को पता करना होता है। उसके बियॉन्ड अगर आपने कोई आंसर दिया, दैट विल बी कंसीडर्ड एज रॉन्ग। तो इस क्वांटिटी को हम लोग डिस्प्ले कैसे करेंगे? तो इसको अगर जब हम डिस्प्ले करते हैं, अपने को कैसे दिया जाएगा? किसी भी क्वांटिटी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, नोटेशन। अगर ए लिखा है और ए को अपने को एक्सप्रेस करना, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखा जाता है। जब कभी a प्लस माइनस डेल्टा ए लिखा मिलेगा आपको, तो हम ये बोलेंगे a उसकी वैल्यू है और डेल्टा a उस पर एरर है, प्लस माइनस साइन के साथ। इस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या लिखने वाले हैं? तो हम बोलेंगे कि जो हमारी a की वैल्यू है, दैट इज गोइंग टू बी 10.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो a की वैल्यू आपको ऐसा बता देगा। इससे अपने को समझ लेना है कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। So in this notation, when you are going to find this case, तो ये बोलेगा कि this is the actual value और measured value you can think of, this is the measured value, और ये उस पे error आ रही है। तो हमारा रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है आ सकते हैं। So ये जो प्लस माइनस के साथ लिखा होता है वो एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है, और एब्सोल्यूट में भी मैक्सिमम होता है। कॉपी कर लीजिए नोटेशन। फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब आप देखोगे कि जब इसको हम ए को यूज करेंगे तो एरर प्रोपोगेट भी करती है। आपने कुछ और लिखा था, उसको मैं पढ़ लेता हूँ। ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन जस्ट गिव्स अस रेंज ऑफ ए। यस, वो हमको ए का रेंज बताता है कि ए की वैल्यू, ए की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रही होगी। सर यस, सर आपने वो जो a इक्वल टू 10.1 लिया था, तो वो एब्सोल्यूट एरर है क्या? एक बार पहले जो छोटा सा करेक्शन कर देता हूँ। आपने पॉइंट आउट किया है वो 10.0 एक्चुअल वैल्यू थी, तो यहाँ पर आप 10.0 लिखोगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू थी मीन वाली वो लिखते हो, और फिर इसके बाद एरर लिखते हो। वो 0.2 बाई मिस्टेक लिखा था, तो इट शुड बी 10.0 प्लस माइनस 0.2। हाँ, अब आप बोलिए क्या बोल रहे थे? सर आपने जो लिया था a इक्वल टू 10.1, तो वो एब्सोल्यूट एरर था क्या? a ए उसकी वैल्यू थी, और डेल्टा ए ये एब्सोल्यूट एरर था। ओके। यहाँ पर मैं आपको लिख के देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा फास्ट हो रहा हो। जब कभी हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, तो ये हमारे लिए रीडिंग है, और ये हमारे लिए एरर है। तो ये कौन सी एरर है? दिस इज मैक्स एरर। और किस फॉर्म में? एब्सोल्यूट फॉर्म में। सो दिस इज एब्सोल्यूट मैक्स एरर, दिस इज अवर रीडिंग।
वैल्यू यू कैन से और मैग्नीट्यूड यू कैन से। एक्चुअली क्या होता है ना, अपने को एक्चुअल वैल्यू पता नहीं होती है, तो इससे अपने को ये पता चल जाता है हमारी एक्चुअल वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है। तो अपने को पता चल गया एक्चुअल वैल्यू इस रेंज पे लाई कर रही है, और जितना ये रेंज छोटा होगा उतना हम एक्चुअल वैल्यू के क्लोज चले जाएंगे। ओके सर। नाउ तो अब कभी आपको अगर ए क्वांटिटी मेजर करना होगा तो ए क्वांटिटी को हम लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, दैट इज ए। किसी भी क्वांटिटी को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, आप देखोगे क्वेश्चंस में कुछ ऐसे एक्सप्रेस करेगा, समथिंग प्लस माइनस समथिंग। तो जो प्लस माइनस समथिंग है दैट इज एरर, और जो समथिंग लिखा हुआ था दैट वाज द वैल्यू। सो वैल्यू प्लस एरर दोनों को मिलकर करके देता है, बेसिकली आपको रेंज बता रहा होता है। दिस इज द वे वी राइट थिंग्स। अब आप कॉमन सेंस से सोचो कि सपोज कर लीजिए हमने लेंथ मेजर करना सीख लिया और अपने पास एक स्क्वायर आया या फिर रेक्टेंगल आया, हमने लेंथ मेजर कर लिया, हम इसकी विड्थ मेजर कर सकते हैं। लेंथ में एरर आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि हम कोई भी मेजरमेंट एक्यूरेट कर नहीं पाएंगे। रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर, बहुत सारे एरर्स होते हैं, एरर इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। सो एल के साथ एरर आएगा, बिल्कुल आएगा। बी के साथ एरर आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर कोई आपसे बोलता है इसका एरिया, तो हम लोग जानते हैं एरिया एल इंटू बी होता है। क्या हम गारंटी से कह सकते हैं कि एरिया में भी एरर जाने वाला है? सो अगर लेंथ में एरर है, विड्थ में एरर है, सो इज इट गारंटीड कि एरिया इज आल्सो गोइंग टू हैव एरर? एरिया कैन नॉट Yes, बी sir. विदाउट एरर। सो आपसे पूछेगा बताइए एरिया पे कितना एरर चल रहा है। सो दैट मीन्स इफ वी हैव एरर इन सम क्वांटिटी एंड इफ वी यूज दैट क्वांटिटी फर्दर, सो वो एरर प्रोपगेट करता है, आगे बढ़ता है। पेरीमीटर इसका कैलकुलेट करोगे तो पेरीमीटर के लिए इसमें एरर आने वाली है, एरिया पे एरर आने वाली है। क्यूब ले लोगे या क्यूबॉइड ले लोगे तो वॉल्यूम में एरर आएगा। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू यूज दोस क्वांटिटीज, यू विल फाइंड द एरर विल मूव। तो जो एरर मूव करता है उसको बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर, मूवमेंट ऑफ एरर, कैसे एरर आगे बढ़ता है। सो अगर आप एक को मेजरमेंट समझते हो तो हम एरर के प्रोपगेशन को भी समझ सकते हैं। सो अगर आपको ये क्लियर हो तो फिर हम आगे बढ़ें, अगर नहीं क्लियर हो तो आपके डाउट्स को मैं हैंडल करूं, क्योंकि ये छोटा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसी के बेसिस पर सर आगे की कहानी हो जाएगी। यस सर, तो ए एक्चुअल मतलब रीडिंग होती है या वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू? आप ऐसा बोलेंगे कि ए हमारी रीडिंग है, एक्चुअल तो अपने को पता नहीं है ना। अभी हम लोग मैं समझा कि आपको ये पॉइंट कैसे आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था ना ए मीन इज क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू, लिखा था ना। तो ये हाँ इसलिए सर। लिखा था क्योंकि ये क्लोज टू है, क्योंकि हमने बहुत सारे रीडिंग लिए, उसका एवरेज लिया। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है। तो इसी को क्लोज टू एक्चुअल मानते हैं, लेकिन एक्चुअल तो अपने को एग्जैक्टली पता भी नहीं है ना। तो फिर इसमें जो हम फाइनली लिखते हैं ना इस एक्सप्रेशन में, तो वो हमारी रीडिंग है जो हमने मेजर किया। तो अगर आप इसकी एल को कुछ मेजर करते हो तो एल आपकी मेजर्ड वैल्यू है और प्लस माइनस डेल्टा एल आपकी एरर है। अगर आपने ऐसा बोला, इसका मतलब अब आप बता पा रहे हो कि एक्चुअल वैल्यू कहाँ पर है। तो हम ये बोलेंगे कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो एल माइनस डेल्टा एल और एल प्लस डेल्टा एल के बीच में कहीं ना कहीं है। हाँ, अब आपको एरिया में एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम में कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में हम आपको लॉजिक्स बताएंगे, कुछ पॉइंट्स बताएंगे। आप उन पॉइंट्स को ख्याल करेंगे तो आपको समझेगा कि वो कैसे प्रोपगेट करता है। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं कि प्रोपगेशन ऑफ एरर। काफी इंटरेस्टिंग है, मैथमेटिकल है, और अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है तो आपको और अच्छा लगेगा। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं। वंस यू कैच इट यू कैन आंसर इमीडिएटली, अदरवाइज एरर करने की बहुत चांसेस हैं, अब मिस्टेक करने के बहुत चांसेस हैं। So we can write heading as a propagation of आप लास्ट ईयर के पेपर्स उठा करके देखो, क्वेश्चन आपको एरर पे तो डेफिनेटली मिलता है। सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अगला क्वेश्चन। सोचो कि अपने पास एक फिजिकल क्वांटिटी ए है, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए आपको पता है, और एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी बी है जिसको आपने मेजर कर रखा है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी पता है। तो दो वैल्यूज आपको पता है।
आप अगर 3 आएंगे तो इसको आगे बढ़ा लेंगे, 4 आएंगे तो उसको बढ़ा लेंगे, 5 आएंगे, जो भी आएगा तो इसी पॉइंट को हम लोग कैरी कर ले जाएंगे। नाउ अपने पास जो ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से ऑपरेशन है मैथ में या फिजिक्स में? या तो हम इन दो क्वांटिटीज को ऐड करेंगे कभी ना कभी, जैसे टोटल लेंथ निकालना हो, या सब्ट्रैक्ट करेंगे। मास होंगे तो कितना डिफरेंस ऑफ मास है, टाइम में कितना डिफरेंस है, जो भी ए बी क्वांटिटीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, आइदर वी विल बी मल्टीप्लाइंग देम, जैसे ए के लिए मल्टीप्लाई करना था, या फिर हम डिवाइड कर रहे होंगे, या फिर हम कुछ पावर कर रहे होंगे, यही सब करते हैं। तो इसको अलजेब्रा बोलते हैं। तो ये जो अलजेब्रा है, अगर हम उसको परफॉर्म करेंगे तो हमारी एरर्स कैसे प्रोपोगेट करेंगे, चेंज करेंगे, उसको समझते हैं। इसको हम तो कुछ ब्रैकेट में कर लेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एक साथ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन को एक साथ कर लेंगे, और पावर को अलग कर लेंगे। सो इसको 3 सब हेडिंग में हम लोग लर्न कर सकते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर एडिंग थिंग्स, सब्ट्रैक्टिंग थिंग्स, और व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर गोइंग टू गो मल्टीप्लिकेशन केस, सिमिलरली फॉर पावर केस। Addition and subtraction. So एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ध्यान दीजिए। लेट्स से कि हमारे पास एक x क्वांटिटी है जो हमको पता करनी थी, और x क्वांटिटी a प्लस b से गवर्न होती है, ये एडिशन केस हो गया। नाउ a पर कितना एरर है पता है, डेल्टा a। हाउ मच एरर इन b इज वी नो, दैट इज डेल्टा b। व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग कि x पे कितना एरर जाएगा। तो अगर अपने को x मेजर करना है तो हम x को ऐसा बताएंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x। सो इससे अपने को पता चलेगा कि x में कितना एरर गया। नाउ x कैसे कैलकुलेट करेंगे, x में इसका जो a है वो a पकड़ लेंगे, इसका जो b है b पकड़ लेंगे। तो जब हम किसी क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसकी जो वैल्यूज हैं उसी को पकड़ते हैं, एरर को नहीं। एरर को हम लोग एरर कैलकुलेशन के लिए पकड़ते हैं। अब आप देखो, कॉमन सेंस और अदरवाइज भी आप लिंक करने की कोशिश करो। अब अपने को डेल्टा x निकालना है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि जो डेल्टा एक्स आना चाहिए वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आनी चाहिए, मैक्सिमम आनी चाहिए। और ए तो हम ये बोलेंगे कि ए का एरर और बी का एरर ऐड करना है। ए के साथ कितना एरर है, प्लस माइनस डेल्टा ए। बी के साथ कितना है, प्लस माइनस डेल्टा बी है। सिंस हमने अपने को डेल्टा एक्स को मैक्सिमाइज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि प्लस या फिर माइनस माइनस वाला साइन लेंगे, एक ही साइन लेने वाले हैं। तो अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम प्लस माइनस तो हम बाद में लगाने वाले हैं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हम प्लस प्लस वाला साइन लेंगे, तभी ये मैक्स बनेगा। तो डेल्टा एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, दैट विल बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सो दिस विल बी द केस फॉर एडिशन केस। इसका मतलब है एक्स हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एक्स इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, दोनों की एरर्स को ऐड कर देंगे, डेल्टा एक्स की मैक्सिमम एरर आ जाएगी और एक्स की मैक्सिमम एरर आ जाएगी, फाइनल आंसर हम ऐसा दे देंगे, सिंपल एज एनीथिंग। ये तो हुआ एडिशन केस के लिए। एक्सक्यूज मी सर। यस सर वो एक्स ए मीन प्लस बी मीन है ना? हाँ, अब हम लोग मीन को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर लिए, जो ए और बी आ रहे हैं वो सब मीन वैल्यूज हैं। ओके सर। इससे पहले जो हम लोगों ने मीन कैलकुलेट किया था, जब हम एक ही एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहे थे, तो उसका एवरेज निकाला। अब हमने सब वो सारा कुछ बैकग्राउंड में कर रखा है, हमने ए की वैल्यू निकाल रखी है। तो ए हमारा ए मीन है, बी हमारा बी मीन है, एक्स हमारा एक्स मीन है, तो ये सब मीन है। तो मीन का मतलब एक्स, उस तरह से हम लोग ले रहे हैं। हाँ, तो वो जो प्लस और माइनस होता है, वो प्लस माइनस हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं, तो वो अपने को पूरा रेंज बता देगा कि डेल्टा एक्स हमारा मैक्सिमम है और हमको मैक्सिमम लिखना होता है, तो ये आ जाएगा। सपोज कर लीजिए, आल्सो सब्ट्रैक्शन केस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर हमने x को a माइनस बी बताना था, तो x तो कैलकुलेट कर लेंगे a माइनस बी से। हाउ वो डेल्टा x, इस डेल्टा x को क्या लिखेंगे? अपने पास कई ऑप्शन आ जाएंगे कि हम क्या डेल्टा a प्लस डेल्टा b लिखेंगे या डेल्टा a माइनस डेल्टा b लिखेंगे, क्या लिखना चाहेंगे? सो आप ये दिमाग रखो कि अपने को डेल्टा x को मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम करना है, और प्लस माइनस तो हम लोग बाद में लगाने वाले हैं, तो इसका मतलब इसकी पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू अपने को चाहिए। तो फिर जब आप इस तरह से आएगा, दोनों साइन आपके पास अवेलेबल है। अगर आपने प्लस प्लस चूज किया तो बीच वाला माइनस इसको निगेट कर देगा, कम कर देगा।
मैक्सिमम रखने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन आएगा? मैक्सिमम रखने के लिए आप ए का एरर और बी का एरर दोनों को ऐड करेंगे. So either you are subtracting or adding the two numbers, error will be added up. क्यों? क्योंकि error आपको maximum चाहिए. So maximum error will be added up for addition as well as for subtraction. और कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो कि अगर हमारी लेंथ में एक लेंथ में अगर लेंथ वाइज बात करते हैं, कुछ एरर आया, दूसरे मेजरमेंट में कुछ एरर आया, तो जब दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरर नहीं होगी. क्योंकि अगर एक में एरर चल रहा है, दूसरे में एरर चल रहा है, तो जो मैक्सिमम एरर होगी वो ऐड अप होगी. सो मैक्सिमम एरर इज गेटिंग ऐड अप irrespective whether you are adding the numbers or subtracting the numbers. अगर आपने ये कॉपी कर लिया है और समझ में आ गया है तो अपना पर्पस पूरा हो जाता है. इश्यू रहता है तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले रूल पे जाएंगे. सीम्स लाइक कि अंडरस्टैंडेबल है. और ये प्लस क्यों लिया गया? क्योंकि अगर हमने यहाँ पर ये हमारे पास प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है, मैक्सिमम करना है तो आपको सेम साइन लेने पड़ेंगे इस तरह से कि वो ऐड अप कर जाए. Let's come to the second point, multiplication and division. जब आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हो तो एरर कैसे मूव करती है, एरिया वाला पॉइंट अब आपको पता चल जाएगा. लेट्स से आपको x डिफाइन किया गया a इंटू बी, तो आप a की वैल्यू रखोगे, b की वैल्यू रखोगे, इससे a भी पता चल जाएगा. अपने को पर्पस क्या है? डेल्टा x निकालना. तो हम लोग कैसे निकालते हैं डेल्टा x? यहाँ पर जो डेल्टा x आएगा वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, फिर आपको लॉजिक बताऊंगा किस तरह से आता है. तो पहले आप इसको लिख लीजिए, एज ए रिजल्ट याद रख सकते हो. इसके लिए हम डेल्टा a बाई a निकालेंगे प्लस डेल्टा b बाई b निकालेंगे. यहाँ से आपको x पता चल जाएगा और a प्लस माइनस डेल्टा a आपको पता था, b प्लस माइनस डेल्टा b आपको पता था, नोन था, ये नंबर आपके लिए नोन थे. तो यहाँ से डेल्टा x हम निकाल सकते हैं क्योंकि x नोन हो गया, a नोन है, b नोन है, डेल्टा a नोन है, डेल्टा b नोन है. So this is how we calculate the error in multiplication. Same for division. तो अगर डिवीजन आएगा तब भी हम लोग सेम यूज करने वाले हैं. सेम फॉर डिवीजन. एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है उसके लिए भी हम लोग सेम रखते हैं. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए भी सेम फॉर्मूला वो करते हैं. रिपीट करने के लिए अगर x को हमने a b निकालना है, a और b अपने को पता है, तो डेल्टा x कैसे निकाला जाएगा? डेल्टा x को इस फॉर्मूले से निकालेंगे जो यहाँ पे बताया गया. मैथ्स में अगर आपने लॉग पढ़ रखा है, आगे चलकर हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे, तो लॉग और डिफरेंशिएशन को यूज करके इसको बताया जा सकता है इमीडिएटली. जरूर बताऊंगा मैं. ओके सर. थर्ड बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा. लेट्स से अगर आपसे कहता है कि स्क्वायर वाला ही रेक्टेंगल केस देख लेते हैं. लेट्स से ऐसा बोलता है कि इसको आपने मेजर किया L आपके पास था 10 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर. आपने इसको मेजर किया B की वैल्यू कुछ थी 5 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर. हालांकि यहाँ पे एरर मैंने बहुत दिखाई है, तो इसको बस न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए समझिए. एक काम करते हैं, क्योंकि बोलना अलग बात होती है, समझना अलग बात होती है, तो इसको हम प्लस माइनस 0.1 बोल देते हैं, प्लस माइनस 0.2 बोल देते हैं. अब थोड़ा सा लॉजिकल भी लगेगा. तो इस पर एरर 0.1 सेंटीमीटर का चला, इस पर एरर 0.2 सेंटीमीटर का चला. आपसे पूछता है पहला, फाइंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. तो आपको उसका पेरीमीटर बतानी है P. हम लोग जानते हैं P को L प्लस B इंटू 2 बोलते हैं, टोटल लेंथ को 2L प्लस 2B, यू नो दैट. इसके लिए वो आपको 4 ऑप्शन देगा.
उन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन पकड़ना होगा। तो ट्राई कीजिए कि कौन सा करेक्ट आंसर आप लगाने वाले हो। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आप खुद ही लगाइए। सर पी के 2 वैल्यूज आएंगे ना? बी के पेरीमीटर निकालोगे ना तो आपको चारों साइड्स को ऐड करना होता है। तो 2 बार एल यूज हुआ है, 2 बार बी यूज हुआ है, तो इसलिए एल प्लस बी इंटू 2 कर दिया। और पी के आपको लिखना होगा पी कैसे, अच्छा आपको आंसर कैसे देना होगा, समथिंग प्लस माइनस समथिंग देना है। दैट मीन्स पी प्लस माइनस डेल्टा पी। ओके, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ तो आपको ज्यादा लॉजिकल जमेगा। मैं 4 ऑप्शन बना रहा हूँ, आपको उनमें से करेक्ट ऑप्शन कैच करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है, एक बार मैं इसको देख लेता हूँ, ये 10 है और ये 5 है, ऐड करोगे तो 15 हो जाएगा, 30 आएगा। तो ये आएगा 30 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन देगा आपको 30 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन आएगा 30 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन आएगा 30 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। हाँ, आप लोगों ने कुछ आंसर्स लिखे हैं और मैंने इस तरह से ऑप्शन फ्रेम कर दिए। तो आप देखोगे ना, जो फर्स्ट वाले नंबर्स होंगे वो 30 बोलेगा, वो सबको पता चलेगा कि वो 30 है, क्योंकि ऐड अप करना है। सो दैट इज नॉट द ऑफ इंटरेस्ट एरिया। इंटरेस्ट एरिया कहाँ पर है, प्लस माइनस वाले पार्ट में। सो अपने को क्या करना है, अपने को चेक करना है कि हम लोगों ने किया क्या है। तो हम लोगों ने कुछ ऐसा किया हुआ है, एडिशन किया हुआ है। सो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि अगर पी ये हमारा है तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा। तो जो डेल्टा पी आएगा मैक्सिमम, वो 2 टाइम्स डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। या फिर आप ऐसा बोलो, एल हमने 2 बार यूज किया है तो एल प्लस बी हो रहा है, तो वो 2 लगा सकते हो। और 2 यहाँ पे रखो, डेल्टा एल की पॉजिटिव वैल्यू रखो 0.1, डेल्टा बी की पॉजिटिव वैल्यू 0.2, तो ये हो गया 2.3। सो दैट इज हाउ मच, 0.6। तो पी में जो एरर चलने वाली है वो प्लस माइनस 0.6 चलेगी। तो प्लस माइनस 0.6 को हम लोग पता कर लेंगे। समझता है? अगर आपको ये पॉइंट समझता है तो हम इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा। सो आप मिस्टेक कहाँ पे कर सकते हो, अगर आपने एरर सही से नहीं निकाला तो। एरर निकालने के लिए अपने पास लॉजिक आया, ऐड करना है तो उसको इस तरह से ऐड कर देते हैं। अगर आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होता तब भी हम प्लस लगाएंगे बीच में, क्योंकि एज पर द रूल वी हैव गॉट मैक्सिमम एरर के लिए हमको ऐड अप करना होता है। हाउ वी विल गेट कैलकुलेट द फाइनल पेरीमीटर। आप देखो क्या ना, फाइनल का मतलब ये फाइनल हमारे, अगर आपसे वही पूछता है कि व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस, तो हम आंसर कैसे देंगे। हमारा आंसर आएगा कि पेरीमीटर की जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी 30 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। दैट इज फाइनल वैल्यू। सो दैट्स फाइनल। इसमें आप, अगर आपको ऐसा दिमाग में आ रहा होगा कि आप एग्जैक्टली वैल्यू बताइए कि एग्जैक्टली कितनी, क्या ये 30.2 है या कुछ और है, ऐसा हम नहीं बता सकते, क्योंकि उतना एक्यूरेट हम मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस तरह से हमने मेजर किया उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कितना रेंज बता पा रहे हैं ये। अब आपको एक दिमाग में और बात आएगी, अगर हम और भी अच्छा मेजर कर सकते हैं, यानी कम एरर ला सकते हैं, तो हम उतना ही क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू जा सकते हैं। हाउ क्लोज आई कैन गो या यू कैन गो, इट डिपेंड्स ऑन योर मेजरमेंट्स। सो वी विल गेट ओनली रेंज ऑफ पैरामीटर। यस, तो किसी भी क्वांटिटी या किसी भी चीज को आप मेजर करते हो ना लेबोरेटरी में, तो हम हमेशा रेंज पाते हैं। एक्चुअल वैल्यू तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। एक्चुअल वैल्यू हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब 100% एक्यूरेट और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हो, विच इज लीस्ट लाइकली। ओके, मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ इसी में। इसका दूसरा पार्ट है, आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है। सो दैट्स होमवर्क। होमवर्क में सेकेंड पार्ट है, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये आप घर में आराम से सॉल्व करें।
और नेक्स्ट क्लास में आप इसका पहले हमको आंसर बताएंगे, फिर हम लोग आगे की स्टोरी बताएंगे। सो इसका एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया में आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन आएगा तो मल्टीप्लिकेशन के रूल लगाने पड़ेंगे, उससे आपको डेल्टा ए निकालना पड़ेगा, फिर आपको ए प्लस डेल्टा ए के टर्म में आंसर देना पड़ेगा। ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और काफ़ी बेसिक पॉइंट और काफ़ी यूजफुल पॉइंट आपने लर्न किए हैं। गो थ्रू देम, और 2-3 बार आप रिवाइज करोगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा। आगे बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं, सो कीप ओपन योर ब्रेन। 10 and 15 is the mean of all measured values. Yes, तो 10 और 15 हमारे लिए मेन वैल्यूज हैं या फिर मेजर्ड वैल्यूज हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। जब आपको क्वेश्चन देखो क्या करना है, जब आपको क्वेश्चन ऐसा देता है कि आपको बोलेगा कि आपके पास ये बहुत सारी रीडिंग्स हैं, सो अगर आपको बहुत सारी रीडिंग देगा तो ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन की तरह कैलकुलेट करेंगे, तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी। फिर डेल्टा ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए डेल्टा A1 डेल्टा A3 कैलकुलेट करेंगे, और फिर वहां से डेल्टा ए कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे लिए डेल्टा ए है जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, और ये हमारे लिए ए वैल्यू है। ए का मतलब मीन और डेल्टा ए का मतलब एरर्स का मीन। ओके, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ मल्टीपल। हाँ, अभी हम इसीलिए इसको मैंने होल्ड कर लिया है। जो मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है या पावर का है, उसको नेक्स्ट क्लास में मैथ्स को यूज करके हम आपको बताएंगे कैसे डिराइव करते हैं। इनफैक्ट उससे और भी कॉम्प्लिकेटेड केस को भी हम बताएंगे और उसके क्वेश्चन भी करेंगे। सो डोंट वरी, जस्ट अंडरस्टैंड और डाइजेस्ट द पॉइंट जितना हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके ओके, दैट्स ऑल एवरीबॉडी, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय सर। बाय बाय।